नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। अंकिता मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, फिलहाल 2-1 से टीम इंडिया आगे है। अब चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा अंकिता, और ये जो टेस्ट मैच है कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए काफी डिसाइडर होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंग्लैंड हारा तो ये सीरीज हार जाएगा। आपको क्या लगता है यार, इस रांची टेस्ट में क्या इंग्लैंड कमबैक कर पाएगा? देखिए, अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम हमने देखा है कि वो दमखम है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो। चलिए, थर्ड मैच में वो अप्रोच नजर नहीं आई है बेन स्टोक्स की, लेकिन थर्ड मैच में जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है इंग्लैंड की ओर से, मैं कहूंगी कि फोर्थ मैच में अपने आप को कमबैक करेंगे। और हर कोई चाहता है सीरीज जीते, और खासकर जब बैच बॉल की बात होती है, डेफिनेटली मोनू, आप किसी और सरजमी पर गए। हमने देखा कि पाकिस्तान में आपने जीता है, न्यूजीलैंड को आपने हराया, साउथ अफ्रीका को भी आपने हराया, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में होगा, चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो कैप्टन हो, हर किसी के मन में होगा कि चौथा मैच किसी तरीके से बराबरी पर जाए, क्योंकि पीछे चल रही है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम। और देखिए, तारीफ करनी बनेगी यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की भी, गेंदबाजों की भी, और युवा टीम की मोनू, क्योंकि सरफराज खान ने डेब्यू किया। डेब्यू मैच में बिल्कुल भी वो डरे हुए नजर नहीं आए थे। ध्रुव जुरैल, जिन्होंने क्या गजब की कीपिंग की, आपने देखा होगा, वो धोनी की याद दिलाता है कि भाई बाज की नजर, चीते की चाल, और ध्रुव जुरैल की कीपिंग पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और ध्रुव जुरैल ने अपने आप को वही किया, जिस तरीके से पुश किया अपने आप को। हम कहते हैं ना कि सामने इंग्लैंड की टीम है, और डर भी रहता है टीम को कि क्या पता कि किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी ग्राउंड पर। चलिए, हम पवेलियन में क्या बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या बात करते हैं मोनू, लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो आपकी अप्रोच सिर्फ यही होती है कि वो 22 गज की पिच है, और पिच पे किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है वो करके दिखाया है सरफराज खान ने। और यशस्वी जायसवाल ने क्या गजब की दोनों की पार्टनरशिप रही है। मोनू, क्या लग रहा है आपको कि थर्ड मैच तो हम जीत गए हैं, फोर्थ मैच में रांची की पिच क्या कहने वाली है, और किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, गेंदबाजी होगी? बिल्कुल, और रांची का जो टेस्ट मैच है वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे आपने बताया कि अगर इंडियन टीम, अब कई सारी खबरें हैं, केएल राहुल को लेकर भी खबरें हैं, बुमराह को लेकर भी खबरें, आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड की क्या है ताकत और क्या है टीम इंडिया की कमजोरी। सबसे पहले टीम इंडिया की ताकत की बात करें तो भारत की बल्लेबाजी सुपर हिट रही है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, रोहित ने रन बनाए, आपके कैप्टन फ्रॉम द लीडिंग, कैसे है ना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोहित का 100 आया। और उसके बाद सरफराज खान ने जो डेब्यू में दमखम दिखाया है उन्होंने बल्ले से दोनों इनिंग्स में। और उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। जो 3 बड़ी ताकत है अंकिता इंडिया के पास फिलहाल, की बैटिंग आपकी आउटस्टैंडिंग रही है। मतलब पहले आप तीनों मैचेस उठा के देख लीजिए, एक मैच में ठीक है आपकी थोड़ा सा डामाडोल हुई थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया टीम इंडिया ने और 434 रनों से हराया। राजकोट टेस्ट में अंकिता आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किस बैट्समैन ने किया? देखिए, सबसे ज्यादा इंप्रेस तो मेरे हिसाब से सरफराज ने किया, क्योंकि सरफराज का डेब्यू मैच था, और डेब्यू मैच में हर कोई बल्लेबाज जो होता है मोनू थोड़ा सा नर्वस रहता है कि पिच कैसी होगी, और इंडिया के लिए आप खेल रहे थे। चलिए, घरेलू क्रिकेट का महत्व हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन जब आप भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं, भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, तो एक अलग नर्वसनेस भी रहती है, और कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। तो सरफराज खान ने जिस तरीके से मैच को अपनाया है और अपने आप को प्रूफ किया है, तो मेरे लिए तो सरफराज ने इंप्रेस किया डेफिनेटली। यशस्वी जायसवाल की बात बार बार मैं इसलिए भी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि आप उन्हें खेलने दीजिए। कैप्टन ने भी यही कहा है कि आप खेलने दीजिए, मैदान पर उन्हें वक्त दीजिए। और ये बल्लेबाज, यानी कि 22 साल का ये युवा बल्लेबाज हर किसी को इंप्रेस कर रहा है, और मुझे तो सहवाग की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल सहवाग की याद दिला रहे हैं। तो एक बार क्यों ना नजर डालते हैं रोहित की कैप्टनसी के ऊपर भी। रोहित के एक बार रन देख लेते हैं यार, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज में। राजकोट टेस्ट की जो पहली इनिंग थी उसमें उन्होंने 131 बनाए थे। हालांकि सेकंड इनिंग में जरूर उन्होंने 19 बनाए थे, और इस इनिंग में नहीं इंप्रेस किया, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें बड़ा इंप्रेस किया था रोहित ने। और इसके अलावा जो यशस्वी जायसवाल है, जो टीम इंडिया का सबसे कहते हैं ना एक्स फैक्टर इस वक्त टीम इंडिया का, उसकी भी हम आपको स्टैट्स दिखाने की कोशिश करते हैं। यशस्वी जायसवाल ने जो परफॉर्मेंस दिया, और अंकिता ने तो कहा था कि यार डबल सेंचुरी मोनू आएगी, आपसे लिख के ले लो, और क्या पारी खेली इन्होंने यार। नाबाद पारी, 214 रनों की शानदार पारी मोनू, और 236 बॉल पे स्ट्राइक रेट कमाल का था, 14 चौके 12 छक्के। तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल में वो लय नजर आ रही है, और अगला सुपरस्टार कहने में कोई दो राय नहीं है इन्हें। हर एक मैच में हमने देखा है कि जायसवाल का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और जिस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं, कॉम्बिनेशन नजर आता है मुझे यहाँ पर ऋषभ पंत का भी और सहवाग का भी। जिस लय में बल्लेबाजी करते हैं, बेखौफ बल्लेबाजी इनकी रहती है मोनू। तो मेरे हिसाब से जायसवाल हर एक मैच में डरने की जरूरत है सामने वाली टीम को, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है वो रुकने वाला नहीं है। और रांची में भी इनका बल्ला चलेगा डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने पिच को पढ़ लिया है। और वही कहा जाता है ना कि अगर आपने पिच को पढ़ लिया, 22 गज की जो पिच होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पर ध्यान देना होता है। तो शायद उन्होंने वो चीजों को परख ली है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट की बात होती है। और कैप्टन जिस तरीके से इन्होंने मोटिवेट किया है रोहित शर्मा ने,
बी टीम के साथ मोनू ये खेल रहे हैं अपने, और ये बी टीम हमें आगे के लिए भी एक टीम के तौर पर दिखेगी। क्या लग रहा है आपको कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे? रोहित शर्मा ने जिस तरीके से मैच को अलग तरीके से खेल को अपनाया है, मैं कहूंगी कि रोहित शर्मा एक बी टीम के साथ खेल रहे हैं और टीम इंडिया को एक अगली जो भारतीय टीम मिलेगी वो शायद बहुत शानदार रहे। बिल्कुल, और यशस्वी जायसवाल की बात हो चाहे सरफराज खान की बात हो, लेकिन यशस्वी जायसवाल की अच्छी बात मुझे ये लगती है अंकिता, जैसे आपने कहा कि उन्होंने पिच को पढ़ लिया और डोमेस्टिक सर्किट में जो अच्छा खेल के आता है उसका इंपैक्ट दिखता है टीम इंडिया में। और जो खड़े खड़े छक्के लगाते हैं, एक नहीं दो नहीं 5-5 छक्के लगा रहे थे वो पारी में, और जैसी गेंद हवा में गई अंकिता ने कहा छक्का ये लिख लीजिए, छक्का ये लिख लीजिए। और इसे जिगरे वाला खिलाड़ी कहाँ मिलेगा जो 50 पे भी छक्का लगाए, 100 पे भी छक्का लगाए, इस तरीके का इंटेंट दिखाना, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलना, जो टेम्परामेंट दिखाया यशस्वी जायसवाल ने, वाकई दिल जीता। 2 बैक टू बैक सेंचुरी उन्होंने लगाई इस सीरीज में, लेकिन टीम इंडिया को एक हीरो ही मिला है। वो हीरो का नाम है सरफराज खान, एक ऐसा नाम जिन्होंने इस वक्त तो कहते हैं हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, सरफराज खान। चर्चाओं बना हुआ है सरफराज खान, तो हम आपको स्टैट्स भी दिखाने वाले हैं सरफराज खान के। 66 बनाए थे, 68 बनाए थे माफ कीजिएगा 72 गेंदों पर सेकंड इनिंग में, और ये नॉट आउट रहे थे, इनको आउट ही नहीं कर पाया कोई। इनको कोई नहीं आउट कर पाएगा मोनू, क्योंकि इन्होंने अपने डेब्यू में पहली पारी में दिखा दिया था, वो रन आउट हो गए थे हालांकि, लेकिन चलिए वो बात की बात है। लेकिन सेकेंड इनिंग में वो प्रदर्शन रहा है, हमने कहा है कि ना इन्होंने निराश नहीं किया। हर एक मैच में हम कहेंगे 2 ही मैच अभी ये खेल चुके हैं, यानी कि पहला मैच ये खेल चुके हैं, दोनों पारियों में कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला है सरफराज खान के बैट से। उम्मीद करते हैं कि मिडिल ऑर्डर की जो कमजोरी थी ना मोनू, वो शायद अब फुलफिल कर रहे हैं सरफराज खान, और बखूबी निभा रहे हैं उस पार्टनरशिप। देखिए इनकी, चाहे वो जडेजा के साथ हो, चाहे वो शुभमन गिल के साथ हो, मतलब मुझे लग रहा है मोनू कि अगला अगर ऋषभ पंत इन्हें कहना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल, एक नया सुपरस्टार टीम इंडिया को मिला है, क्योंकि इनकी आप मेहनत देखिए, पीछे कितना डोमेस्टिक सर्किट में इनका 70 का एवरेज था और इनको मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मौका मिला इनको, पहला मैच जब मिला तो थोड़ा नर्वस थे, थोड़ा इमोशनल हो गए थे। इनके पिताजी भी मैच देखने आए थे, और अंकिता इनकी वाइफ भी आई थी इनफैक्ट उस दिन, तो बड़ा ये था कि यार प्राउड मोमेंट था इनके लिए। और जब इन्होंने बैक टू बैक जो पारी खेली है, उन्होंने पहली पारी में भी अगर आप देखें तो 62 बनाए थे, वहां भी रविंद्र जडेजा के साथ रन आउट हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों प्लेयर्स के बीच, लेकिन वो भी पारी आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन जब सेकंड इनिंग में इन्होंने बैटिंग की तो इन्होंने वो जिगरा दिखाया सेकंड इनिंग में, और ये अब कह सकते हैं कि लंबी रेस के घोड़े हैं। अब इसके अलावा अब बात करते हैं टीम इंडिया के मैच विनर की, एक ऐसा नाम रविंद्र जडेजा। इनका तो आप फील्डिंग देख लो, वो कमाल की रहती है, जैसे आपने कहा ना चीते की फुर्ती जैसी फील्डिंग इनकी, डायरेक्ट हिट मारते थ्रो, और फिर बॉलिंग में भी कमाल के, उन्होंने 5 विकेट झटके हैं। तो रविंद्र जडेजा के स्टैट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, 12.4 ओवर में 41 रन दिए और 5 विकेट झटके थे इन्होंने। राजकोट टेस्ट में सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाला प्लेयर रविंद्र जडेजा, कहना गलत नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमने देखा है मोनू कि रविंद्र जडेजा की बातें उतनी ज्यादा हुई नहीं थी, और थोड़ी सी मुझे दुख भी हुआ था कि बात हो रही है यहाँ पर सरफराज खान की बात हो रही है, जायसवाल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्रुव जुरैल की भी, गिल की भी बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने जो इम्पैक्ट डाला, हम कहते हैं ना ऑलराउंडर है ये, लेकिन ऑलराउंडर शायद अंडररेटेड इन्हें माना जाता है। हम कहते हैं ना कि तेज गेंदबाज जो हो वो शायद ऑलराउंडर की भूमिका में ज्यादा हमने देखा है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो इरफान पठान हो, मोनू। लेकिन जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन रविंद्र जडेजा, क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिली है इनके बैट से मोनू। पहली इनिंग में जबरदस्त, हम कहते हैं ना 33 पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां पर जडेजा आए और उन्होंने सर जडेजा वाली बैटिंग की है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी बनेगी इनकी फील्डिंग की भी। हर एक मैच आप देख लीजिए उठा के, कैच कोई नहीं छोड़ सकता इनका, मतलब इनका कैच अगर कोई फील्डर मैदान पर है तो रविंद्र जडेजा होंगे जो कि कैच को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं मोनू, तो मतलब मैं फैन हो गई हूं, क्योंकि साल 2022 में भी इन्होंने वही कारनामा किया था, 5 विकेट हॉल लिए थे श्रीलंका के खिलाफ और कमाल की इनिंग खेली थी इन्होंने, मतलब सेंचुरी भी लगाई थी। और इस मैच में भी इनको देखो कि सेंचुरी भी आई है और 5 विकेट हॉल भी आए, तो डेफिनेटली इनकी बात करनी बनती है। हर एक मैच में इन्होंने इंप्रेस किया है, वर्ल्ड कप में भी इनका दमखम दिखा था, और ऐसे हमने भी टेस्ट क्रिकेट में देखा। टेस्ट क्रिकेट में हमने कहा कि राजकोट के बॉय हैं, मतलब लोकल बॉय हैं, और लोकल बॉय की भूमिका वो अदा करके आए। 33 पर 3 विकेट गिर जाते हैं, प्रेशर भी रहता है बल्लेबाजों के ऊपर मोनू, लेकिन उस प्रेशर को इन्होंने रिलीज किया और देखिए कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। टीम इंडिया जो है वो मुकाबला जीत चुकी है, और अगला मैच जो रांची में खेला जाएगा उसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी मोनू, क्योंकि बुमराह नहीं है तो गुमराह कौन करेगा? बिल्कुल, गुमराह कौन करेगा। लेकिन रविंद्र जडेजा की क्या हम मान सकते हैं सबसे बड़ी ताकत रहेगी रांची में अंकिता, क्योंकि बैट से जो इंप्रेस किया था, 112 रन बनाए थे। रोहित
रोहित के साथ मिलकर। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, क्योंकि 33-3 होने के बाद टीम इंडिया ने इनको प्रमोट किया था नंबर 4 के लिए, क्योंकि अय्यर उस मैच में नहीं थे। तो रविंद्र जडेजा ने जो कहते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बोथ हैंड्स, उन्होंने दोनों हाथों से उस मौके को बुनाया और 112 रन बनाए रोहित के साथ। 204 रनों की पार्टनरशिप, शायद मुझे लगता है वो सबसे क्रूशियल पार्टनरशिप थी, क्योंकि 33-3 होने के बाद इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके डोमिनेट किया और दोनों ने जो साझेदारी की उसमें समझदारी भी थी, और वो जो पार्टनरशिप थी कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया। अब रांची टेस्ट में हमने ताकत की बात की, टीम इंडिया क्या क्या थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल जिन्होंने मौके भुनाए। अब कमजोरी भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए कई बार क्या है, वीक लिंक्स भी आपकी टीम में नजर होते हैं। जब आप जीतते हो ना अंकिता, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। बिल्कुल, जब आप जीतते हैं ना तो हम कहते हैं अरे वाह सब कुछ ठीक है, सारे बैट्समैन रन बना रहे हैं, हम तो बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है, लेकिन आपकी वीक लिंक्स भी हैं। तो पहले एक वीक लिंक्स पर नजर डालते हैं जो टीम इंडिया का रांची में होने वाला है। तो कमजोरी टीम इंडिया की क्या है कि बुमराह को आराम मिल सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स किया ये दावा किया गया कि जसप्रीत बुमराह को हो सकता है रांची टेस्ट में आराम मिल जाए। अब सवाल ये कि जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, अब 17 विकेट्स वो ले चुके इस सीरीज में, और 9 विकेट तो उन्होंने झटके थे एक ही मैच में। बुमराह का ना होना कितना बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए अंकिता? देखिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा झटका है। हमने देखा है कि भले ही थर्ड मैच में विकेट उस तरीके से नहीं आए हैं बुमराह के खेमे से, लेकिन हमने पार्टनरशिप ब्रेक करते देखा है बुमराह को। हर बार हमने देखा है कि चाहे वो कुलदीप यादव हो अपना स्पेल कर रहे हैं, चाहे वो अश्विन अपना स्पेल कर रहे हैं, लेकिन जब भी पार्टनरशिप ब्रेक करने की बात आई है तो कप्तान यानी कि रोहित शर्मा ने बुमराह को आगे किया है और वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई है। चाहे आप बेन स्टोक्स की बात कर लीजिए, चाहे वो आप क्राउली की बात कर लीजिए, हर एक मैच में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो मोनू बुमराह का ना होना, एक सीनियर प्लेयर का ना होना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इस मैच को हल्का सा, चलिए कॉन्फिडेंस लेवल तो मतलब बहुत अच्छा है टीम इंडिया का, लेकिन जब बुमराह नहीं होते तो माइंड में फिर भी बार बार वो बात आती है कि बुमराह नहीं है तो गुमराह कौन करेगा, गुमराह कौन करेगा। और क्योंकि बुमराह ने है ना इंग्लैंड के सारे बैट्समैनों को आउट कर रखा, 3 टेस्ट मैच हुए हैं, 3 मैचों में 17 विकेट है। एक शोएब बशीर बचते हैं बस, बाकी सबको आउट कर दिया उन्होंने हर मैच में। बैन स्टोक्स को तो एक ऐसी मैजिकल गेंद डाली थी ना, बैन स्टोक्स के तो हाथ हक्के बक्के रह गए थे, उनको चारों खाने चीत कर दिया था। वो खुश भी हुए थे इनफैक्ट उस समय। तो मतलब क्योंकि आप अगर बॉल को नहीं पढ़ पाते और स्टंप पर लगती है तो डेफिनेटली वो मैजिक ही है, अपने मैजिक से वो दिखाते हैं दमकम, तो डेफिनेटली बुमराह की कमी खलेगी। और देखिए अगर 5 मैचों की सीरीज हो रही है मोनू, तो आराम मिलना बहुत जरूरी है। अभी वो इंजरी से कम बैक कर रहे हैं और डेफिनेटली उनकी जगह कौन होगा इस पर भी सवाल का जवाब हम बातचीत करेंगे, लेकिन बुमराह का न होना आपके लिए क्या लगता है किस तरीके से ड्रॉबैक रहेगा? बिल्कुल, और क्या आपको लगता है बुमराह अब नहीं होंगे? क्योंकि देखिए बुमराह को आराम देना वाजिब भी है, क्योंकि देखिए उनको T20 भी खेलना है, जो वर्ल्ड कप आने वाला जून में, उनको IPL भी खेलना है। तो ऐसे में क्या मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है अंकिता? देखिए मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है। हमने देखा है कि 1 विकेट उनके खेमे में आए थे जो मैच था वहां पर, लेकिन सेकंड मैच की बात मैं कर रही हूँ, वहां पर सिराज नहीं थे और लेकिन उस तरीके से इंपैक्ट नहीं डाला था, लेकिन शायद उन्हें मौका मिल सकता है। कोई और ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होगा मुकेश के अलावा। तो हो सकता है मुकेश कुमार को मौका मिल जाए। लेकिन दूसरी भी कमजोरी टीम इंडिया की बॉलिंग की हमने देखा कि बुमराह का ना होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन बैटिंग में रजत पाटीदार एक ऐसा वीक लिंक इस वक्त टीम इंडिया के पास है। अब रजत पाटीदार क्या किया जाए, क्योंकि 4 मैच हुए हैं, 46 रन बनाए हैं अंकिता, क्या 4 पारी माफ कीजिएगा 2 मैचों में, क्या होगा अब इनका? देखिए रिप्लेसमेंट के तौर पर ये आए थे विराट कोहली के, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है। तो डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट ये सोचेगी कि आपकी जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है, चाहे वो केएल राहुल नहीं है वहां पर, तो रजत पाटीदार को मौका मिला है उन्हें। विराट कोहली का रिप्लेसमेंट बतौर वो है, लेकिन देखिए इनके बैट से सेकेंड इनिंग में 0 पर आउट हो जाते हैं ये 10 बॉल खेलने के बाद, तो कहीं ना कहीं इन्होंने डिसअपॉइंट किया है टीम को। हमने देखा है कि कंपैरिजन होगा, डेफिनेटली होगा। सरफराज खान एक अच्छी फॉर्म में, डेब्यू मैच था उनका, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। ध्रुव जुरैल जिन्होंने बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी की, इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उन्होंने अपना दमखम दिखाया, तो डेफिनेटली इन पर सवाल उठेंगे मोनू। और रजत पाटीदार के बल्ले से रन न निकलना, कहीं ना कहीं फ्लॉप शो इनका अभी भी जारी है, इन्हें अपनी फॉर्म को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा अंकिता, आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। पहले तो ये चीज है कि रजत पाटीदार जो आउट हुए हैं, आउट होने का तरीका देखिए, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, स्पिन डिपार्टमेंट जब इंग्लैंड की बात करते हैं, टॉम हार्टली उतना एक्सपीरियंस नहीं है, रेहान अहमद उतना एक्सपीरियंस नहीं है, छोटी गेंद करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, आप कहीं भी शॉट मार सकते हैं, लेकिन वो सीधे हाथों में आउट होकर आ जाते हैं पवेलियन। एक बार इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इंग्लैंड के लिए तो ये अगर ये हारे तो फिर सब हारे, वो सीरीज हार जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए क्या वीक लिंक्स हैं, सबसे पहले उनकी कमजोरियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए जब सामने कोई ओपोनेंट हो ना अंकिता, तो हमें उनकी कमजोरी देखना बड़ी जरूरी हो जाता है कि यार उनकी क्या क्या चीजें हैं, उनकी कमजोर वीक्स। तो सबसे पहला जो वीक लिंक्स मुझे नजर आता है, जो रूट और जॉनी बेस्टो, इन 2 खिलाड़ियों के रन नहीं आए हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जॉनी बेस्टो, 3 मैच हुए हैं, 6 पारियां, सिर्फ 102 रन, 17 का एवरेज,
हाईएस्ट 37-50 भी नहीं आया इनके बैट से। जॉनी बेस्टो का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं अंकिता आप? देखिए इनका बल्ला तो काफी टाइम से नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली जॉनी बेस्टो का ना चलना, जो रूट का ना चलना, जो बड़े नाम है और 135 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं ये अपनी टीम के लिए, तो डेफिनेटली अगर जो रूट का बल्ला नहीं चल रहा है, आपके सीनियर प्लेयर का बल्ला नहीं चल रहा है, तो आपको ये कमजोरी देखने की जरूरत है। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कह रहा है कि बैट बॉल स्टाइल में आप हराएंगे, तो फिर तो आप मतलब भूल जाइए, आपके साथ नहीं हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा। तो देखिए बैट बॉल स्टाइल आप किसी और को हरा सकते हैं, लेकिन अगर सामने जायसवाल है, सामने बी टीम है टीम इंडिया की, तो डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत है। सारे युवा बल्लेबाज वहां पर खेल रहे हैं, तो देखिए आपको क्या लगता है कि बुमराह का ना होना किस तरीके से टीम इंडिया के लिए ये मतलब निराशाजनक हो सकता है? कमेंट सेक्शन पर ये भी बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।